वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी जेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट 2024 जिसका एग्ज़ाम का भी संभावना है लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2024 और पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है। पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है। आपका पेपर 2 कुछ भी रहे, आपका ऑप्शनल पेपर कुछ भी रहे, है ना, पेपर 1 सबको देना पड़ता है। तो पेपर 1 में आज हम लोग देखेंगे यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे आपको 9 है ना, यहाँ इसको 10 समझें। ये सिलेबस का यूनिट 10 है। पेपर 1 का जब आप सिलेबस देखेंगे ना तो यूनिट 10 में आपको एक मिलेगा हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। इसी का एक सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जो सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और यहाँ से प्रश्न अक्सर आए हैं, चाहे वो किसी स्टेट का सेट एग्जाम हो या यूजीसी नेट का पेपर 1 हो, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। तो भारत के प्रमुख शैक्षणिक आयोग मेजर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आयोग बने हैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख आयोग अब तक, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। तो ये देखिए, हम लोग इसी को आज कवर करेंगे। भारत में शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग या उसको समिति भी कर सकते हैं, मेजर कमीशंस या कमेटी ऑन एजुकेशन इन इंडिया। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे 4 कॉलम मिल जाते हैं। पहला, समिति का नाम क्या था, दूसरा इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे, किस वर्ष आया था और इसका विषय वस्तु क्या था, यानी किस विषय पे बना था। तो इसको आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक भी पॉइंट्स को मिस करेंगे तो हो सकता है आपका पढ़ा हुआ भी आप आंसर ना कर पाए, क्योंकि चारों ही कॉलम इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला किस तरह प्रश्न है मैं बता दूं, मैकाले स्मरण पत्र कब जारी हुआ था, तो 2 फरवरी 1835 को। इसके चेयरमैन कौन थे, नाम से स्पष्ट है, जिसका जो नाम रहता है ना, जैसे मैकाले हैं तो इसके चेयरमैन भी मैकाले थे, तो पूरा नाम लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ से 2 प्रश्न से बनेंगे। मैकाले स्मरण पत्र कब आया था, तो 1835 में आया था, 2 फरवरी 1835 में। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। अब इस समिति ने क्या सिफारिश की, सरकार के समिति संसाधनों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। यानी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को एक्सेप्ट किया गया, किसके माध्यम से, तो मैकाले का स्मरण पत्र के माध्यम से, जो कि आपका 1835 में आया था। अगला है वुड का डिस्पैच, नाम से स्पष्ट है, इसके चेयरमैन कौन होंगे, वुड महोदय होंगे। तो चार्ल्स वुड इनके चेयरमैन थे और ये 1854 में थे। ईस्वी को जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। अब इसका विषय वस्तु क्या था, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। जो मुख्य फोकस था इनका स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा यानी हाई स्कूल में कहा गया कि निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की। यानी निजीकरण है ना, यानी माध्यमिक शिक्षा का निजीकरण किया जाए, माध्यमिक शिक्षा का निजीकरण किया जाए, वहाँ निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति को चलाने की सिफारिश की गई माध्यमिक यानी हाई स्कूल में। तो मुख्य फोकस क्या रहा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में निजी प्रयत्न। इसके तहत 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, भारत में पहली बार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस आयोग के माध्यम से हुई, तो वुड का डिस्पैच है ना, वुड्स डिस्पैच इसको बोलते हैं, वुड्स डिस्पैच के माध्यम से 1854 में हुई। तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हो गई, 1854 में। किस आयोग के आधार पर, तो वुड डिस्पैच के आधार पर। इसके साथ ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1857 में भारत में 3 यूनिवर्सिटीज़ बने। पहला कहाँ, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। ये तीनों यूनिवर्सिटी इसी चार्ल्स वुड कमीशन या वुड्स का डिस्पैच के सिफारिश पर बने थे। तो भारत में पहली बार यूनिवर्सिटी कब बना, 1857 में। कहाँ कहाँ, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। चार्ल्स वुड डिस्पैच यानी वुड्स डिस्पैच को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर शिक्षा आयोग।
भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर शिक्षा आयोग। तो चेयरमैन कौन थे? सर विलियम हंटर, और ये 1882 में आया था। इसमें मुख्य फोकस था किस पर? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों और स्थानीय भाषा में हो। स्थानीय भाषा है ना। प्राथमिक शिक्षा पर मुख्य फोकस था किसका? हंटर आयोग का। और इसके चेयरमैन थे विलियम हंटर। कब आया था हंटर आयोग? 1882 में। इसने प्राथमिक शिक्षा के बारे में जोर दिया, और दूसरा स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाए, इस पर भी जोर दिया। जैसे अभी कहा था मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दिया जाए, यानी स्थानीय भाषा में, तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, हंटर आयोग से। इसके अनुसार, यानी हंटर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। एक भाग साहित्यिक, दूसरा भाग व्यावसायिक। साहित्यिक हो गया कि किसका? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। जो लिटरेचर में जाएंगे, साहित्य में जाएंगे, उनका फोकस क्या रहेगा? वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेंगे। लेकिन जिनका व्यवहारिक रहेगा, दूसरा व्यवहारिक, ये क्या करेंगे? अपने बहुत जल्द ही अपने भविष्य के निर्माण के लिए ये किसी व्यवसाय, है ना, व्यापार व्यवसाय से जुड़ सकेंगे। इस प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर कराए जाएंगे। यानी 2 प्रकार की व्यवस्था होगी माध्यमिक में। एक हो गया साहित्यिक, दूसरा हो गया व्यवहारिक। व्यवहारिक में जो पढ़ेंगे वो जल्द किसी, कह सकते किसी धंधे में, किसी व्यवसाय में वो लग जाएंगे। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना। सर थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे, या कभी कभी थॉमस रेले आयोग भी पूछा जाता है। विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या हो गया? थॉमस रेले आयोग, क्योंकि थॉमस रेले इसके चेयरमैन थे। तो थॉमस रेले आयोग कब बना? 1902 में। थॉमस रेले आयोग का संबंध किससे था? विश्वविद्यालय से संबंध था। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से संबंधित था। 1902 में बना था। इसने क्या किया? विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन किया, उसकी कार्य क्षमता, उनके संविधान संबंधी विषय के बारे में सुझाव दिया, और इन्हीं के सुझाव के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? 1904 में। किस समिति के सिफारिश पर बना? तो थॉमस रेले कमीशन के सिफारिश पर, या उसको विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है, जो कि 1902 में बना था। अगला है सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। जैसे पहले जो देखा हम लोगों ने थॉमस रेले आयोग या विश्वविद्यालय आयोग, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, है ना, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लेकिन ये जो सैडलर आयोग बना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए था, स्पेशल कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबंधित कौन सा आयोग था? सैडलर आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडलर। 1917 में आया था ये आयोग। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए था। क्या कहा इस कमीशन ने? कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा कितने वर्ष का होना चाहिए? 12 वर्ष का। विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक यानी +2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। यानी जो वर्तमान व्यवस्था हमारे देश में है कि +2 तक वो क्या करेंगे? +2 तक उनका जो होता है स्कूली शिक्षा वो 12 वर्ष की होती है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ये 12 वर्ष का होता है। इसके बाद वो किस में प्रवेश करते हैं? ग्रेजुएशन में, यानी स्नातक में 3 साल का। ये व्यवस्था अभी वर्तमान में हमारे देश में चल रही है। हालांकि NEP आने के बाद इसमें परिवर्तन हो गया है, लेकिन अभी भी ये व्यवस्था चल रही है। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए पृथक अलग से एक बोर्ड बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या हो गया? माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इसके बारे में भी सिफारिश किया किसने? सैडलर आयोग में। सबसे पहला सैडलर आयोग कब आया? 1917 में। सैडलर आयोग किस यूनिवर्सिटी के लिए था? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए था। यहाँ स्कूली शिक्षा को कितने वर्ष माना गया? 12 वर्ष, और स्नातक को 3 वर्ष। और एक बोर्ड बनाने की बात की जिसका नाम था माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हार्टोग कमेटी या हार्टोग समिति। हार्टोग, इसके अध्यक्ष थे चेयरमैन सर फिलिप हार्टोग। 1929 में आया था ये हार्टोग समिति। इसमें क्या कहा गया? ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यालयों को समिति ने मिडिल स्तर स्कूल पर ही रोक कर उन्हें व्यावसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया। यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी हैं, है ना, उनको क्या करना? मिडिल स्तर पर ही रोक देना है, और वहीं पर उसको व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा देकर किसी कार्य में संलिप्त करा देना है।
यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को मिडिल स्तर पर ही रोककर उन्हें व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा दिया जाए और उन्हें किसी व्यवसाय उद्योग धंधे में लगा दिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, विश्वविद्यालयों में भीड़ नहीं होगा। नहीं तो विश्वविद्यालयों में काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी आ जाते हैं, जो कि उससे इनका कहना है कि भीड़ को बढ़ावा देते हैं और इसके कारण विश्वविद्यालयों का भी प्रबंधन गड़बड़ा जाता है। तो विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दे जो योग्य हो। इनका कहना था, इनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी उतने योग्य नहीं होते हैं, उसे विश्वविद्यालय में जो आप प्रवेश देते हैं इससे विश्वविद्यालय का माहौल और ख़राब होता है ना। वहाँ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में विशेषकर कह सकते हैं जिस प्रकार की उपलब्धि होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ की, ये नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो स्टूडेंट हैं उनको मिडिल स्तर पर ही रोक दिया जाए और वहीं पर उसको व्यावसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए, और जो योग्य हो वही विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे। यानी यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश के लिए नियम को क्या हो गया, कड़ा कर दिया गया है ना, नियम हार्ड कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में अब प्रवेश बहुत मुश्किल हो गया। इस समिति के सिफारिश के आधार पर 1935 में किस समिति का, हार्टॉग समिति 1929 के सिफारिश पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया, 1935 में। किस समिति के सिफारिश पर, हार्टॉग समिति, जिसके चेयरमैन फिलिप हार्टॉग थे, 1929 में बना था। अगला है सर्जेंट आयोग। सर्जेंट आयोग यह आया था 1944 में। सर्जेंट आयोग कब आया, 1944 में। इसके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन सर्जेंट। सर जॉन सर्जेंट इसके चेयरमैन थे, जो 1944 में आया था। यहाँ पे क्या कहा गया, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, यानी +2। इनका जो कहना था 10+2 जो होता है उनके 2 पार्ट होने चाहिए। पहला हो गया विद्या विषयक शिक्षा, एक में नॉलेज बढ़ाने वाला शिक्षा होना चाहिए। दूसरा तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा, यानी जिन्हें सिर्फ कैसा नॉलेज बढ़ाना है वो विद्या विषयक शिक्षा ग्रहण करेंगे, और जिन्हें जल्द से जल्द रोजगार पाना है वो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में ध्यान देंगे। विभिन्न आयु वर्ग के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के व्यवस्था करना। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए, गृह विज्ञान, यानी गृह विज्ञान को भी, यानी होम साइंस को एक विषय के रूप में मान्यता दिया जाए। ऐसा किस आयोग ने कहा, अभी ऐसा सर्जेंट आयोग ने कहा, जो 1944 में आया था। सर्जेंट इसके चेयरमैन थे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि जेट एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रमुख शैक्षणिक आयोगों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी प्रकार क्लासेस लगातार चलती रहेगी और टिल एग्ज़ाम तक ये क्लासेस चलेगी। साथियों आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, तो हमारे साथ जुड़कर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप जेपीएससी जेट झारखंड पात्रता परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और झारखंड में आने वाले अपकमिंग वैकेंसी में आप विदाउट नेट जेआरएफ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं क्लासेस आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस के वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस देख सकें। थैंक यू वेरी मच।